जो प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसके फर्स्ट 2 स्टेप्स जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ससेप्टेबिलिटी को चेक करने के बाद साइट ऑफ इन्फेक्शन को डिस्कस करते हैं। ये सब कुछ पिछली वीडियो में हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो में जस्ट ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्कस करेंगे। तो ब्लड ब्रेन बैरियर होता क्या है? इट इज़ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स दैट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ टाइट जंक्शन। मतलब जो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो फ्यूज़ कर जाती हैं और जंक्शंस पे टाइटली उसको हेल्ड करती हैं ताकि वो जो जंक्शन से ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंट्रोल कर सकें। और वो तकरीबन हर मॉलिक्यूल्स की, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रोक देती हैं। सिर्फ वही मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल्स हैं और स्मॉल इन साइज़ हैं, वही उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो किस चीज़ पर डिपेंड करती है जो मॉलिक्यूल्स को क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं, वो जो फैक्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट जो फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा ना मॉलिक्यूल, वो उतने ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं कि वो बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। जैसे ये ड्रग्स है क्लोरफेनिकोल और मेट्रोनिडाजोल, ये लिपिड सॉल्युबल है, ये क्रॉस कर जाएंगे। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, ये लिपिड सॉल्युबल नहीं होती, इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसलिए ये ज़्यादा चांसेस है कि वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और इम्पोर्टेंट नोट इसमें बस ये है, ये लिपिड सॉल्युबिलिटी ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट नोट ये है कि ये जो लिपिड सॉल्युबिलिटी डिसाइड करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर, इस फैक्टर को मेनिंजीज के जो पेशेंट्स हैं उस पर हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि मेनिंजिटाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स की पेनिट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, वो भी क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि वो इफ़ेक्ट होती है मेम्ब्रेन। सेकंड आता है फैक्टर मोलिकुलर वेट। जिस मोलिकुलर वेट जितना कम होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ले और सीएनएस को पेनिट्रेट कर जाए। तो इसकी एग्जांपल आती है वैंकोमाइसिन। ये हाई मोलिकुलर वेट का कंपाउंड होता है, तो इसलिए इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सीएनएस को पेनिट्रेट कर जाए। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये देखने वाली है कि जो मेनिंजीज के जो इन्फ्लेम्ड होती है जिन लोगों की, उनमें भी ये पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं होती, कि मतलब अगर उसकी मेनिंजीज इन्फ्लेम्ड है फिर भी सीएनएस को पेनिट्रेट नहीं कर सकते लार्ज साइज मॉलिक्यूल। लिपिड इनसॉल्युबल तो पेनिट्रेट कर जाएंगे मेनिंजीज इन्फ्लेम्ड में, लेकिन लार्ज साइज मॉलिक्यूल इस केस में भी पेनिट्रेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ द प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब जितनी ज़्यादा उस ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग है उस कितनी ज़्यादा है, ये चीज़ हमें कंसिडर करनी पड़ती है, क्योंकि हम ड्रग की वो जो कंसनट्रेशन हमने इन दी है पेशेंट को, वो मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि कितनी फ्री ड्रग है। जितनी प्रोटीन बाउंड नहीं है, फ्री ड्रग है, वो कितनी कंसनट्रेशन में है, क्योंकि सिर्फ वही सीएनएस को पेनिट्रेट कर सकती है, फ्री ड्रग पेनिट्रेट कर सकती है, इसलिए फ्री ड्रग की कंसनट्रेशन मैटर करती है। नेक्स्ट जो छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखते हैं वो एक्सेप्टेबिलिटी टू ट्रांसफ़र और रिफ्लेक्स पम्प्स। मतलब अगर वो फ्लक्स पंप से नहीं ट्रांसपोर्ट होती, दूसरे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज़ करती है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी। साइट ऑफ इन्फेक्शन को हम डिस्कस करने के बाद, जो कि थर्ड पॉइंट था एंटी माइक्रोबियल के सेक्शन में, फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है पेशेंट फैक्टर्स। मतलब पेशेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब मैटर करती हैं ड्रग को चूज़ करने के लिए, कि उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, रीनल फंक्शन कैसा है, हेपेटिक फंक्शन कैसा है, मतलब उसका लिवर कैसा काम कर रहा है, उसकी जो साइट ऑफ इन्फेक्शन में जो परफ्यूजन की जैसे ज़रूरत है ड्रग के परफ्यूजन की, वो कैसी है, पुअर है या नॉर्मल है, और पेशेंट की एज क्या है। ये 5 फैक्टर्स मेन है, लेकिन हम ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो सब में नहीं कंसिडर करते, जैसे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन मैटर करती हैं जब हम पेशेंट फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट ड्रग्स को रेजिस्ट करने लग पड़ते हैं, ये फैक्टर्स जो डिफरेंट पेशेंट्स में कंसिडर किए जाते हैं। पेशेंट फैक्टर में जो फर्स्ट चीज़ हम कंसिडर करते हैं वो इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम इसलिए मैटर करता है क्योंकि ड्रग जो भी कर ले वो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, लेकिन जो अल्टीमेट रिमूवल ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम द बॉडी है ना, वो इंसान के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करती है। इसलिए जब हम किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कोई ड्रग, तो इम्यून सिस्टम जो पेशेंट फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट पे कंसिडर किया जाता है कि उसका इम्यून सिस्टम कैसा है। और इम्यूनिटी वीक वीक कौन सी चीज़ें करती हैं, तो इम्यूनिटी का पता कैसे चलता है उसकी वीक होगी, कि वो अगर अल्कोहलिक है, एचआईवी का पेशेंट है, डायबिटीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या फिर कोई ऑटो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दे रहे हैं जो उसके इम्यूनिटी को सप्रेस कर रही हैं, या उसको प्रेगनेंसी है, या कोई एडवांस्ड एज है, कोई बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आ गया है, तो फिर ये सब चीज़ें जो इम्यूनिटी को वीक कर देती हैं, और या फिर वो मेल न्यूट्रिशन हो, किसी को कोई कमज़ोरी हो, तो फिर वो इम्यूनिटी को वीक कर देती है।
ये सब चीज़ें जो इम्यूनिटी वीक कर देती हैं, तो फिर वो हमारे जो ड्रग की सिलेक्शन पे डिपेंड करती है इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो हमें उसके लिए डोज ज़्यादा देनी पड़ती है और उसके लॉन्गर कोर्स चलाना पड़ता है, इसलिए इम्यून सिस्टम को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है रीनल डिसफंक्शन, क्योंकि जिन पेशेंट्स में रीनल डिसफंक्शन होता है, जैसे किडनी का फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, तो उनमें ड्रग की एक्यूमुलेशन हो जाती है, एंटीबायोटिक एक्यूमुलेट कर जाती है, मतलब वो अगर बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगी तो हम उसकी और डोज देते जाएंगे, वो एक्यूमुलेशन की वजह से प्रॉब्लम्स कॉज कर देती हैं। इसलिए रीनल फंक्शंस को कंसिडर किया जाता है, हर के लिए नहीं, लेकिन जिनकी एक्सक्रीशन रीनल रूट से होती है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? डोज एडजस्ट करके। डोज एडजस्ट करने के लिए हमें सीरम क्रेटिनिन लेवल यूज़ करते हैं। डोज एडजस्ट करते हैं बाय कंसिडरिंग द सीरम क्रेटिनिन लेवल। सीरम क्रेटिनिन लेवल क्या होता है? ये जो ब्लड सीरम के अंदर जो क्रेटिनिन का लेवल होता है ना, ये किडनी कंट्रोल करती है। तो अगर किसी का किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है तो सीरम क्रेटिनिन लेवल जो लैब टेस्ट से हमें पता चल जाता है, उसका लेवल डिस्टर्ब है, तो हमें पता चल जाता है कि इसका रीनल डिसफंक्शन है इस पेशेंट में। तो हम उसके जो डोज एडजस्ट कर देते हैं इस तरह के वो एक्यूमुलेट ना करे ड्रग, उसके डोज डिफरेंट कर देते हैं। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्ट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है सीरम क्रेटिनिन लेवल की, जैसे वैंकोमाइसिन हो गए, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, इनके लिए हमें सीरम क्रेटिनिन को डायरेक्ट मॉनिटर करना पड़ता है। ये बस रीनल फंक्शन में सिर्फ यही काउंट होता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट नोट ये है कि सीरम क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल भी होना तो हम एज को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती रहती है तो उसमें फंक्शनल न्यूरॉन्स का जो नंबर है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। तो फंक्शनल न्यूरॉन डिक्रीज होंगे तो फिर वो एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग कर सकती है, इसलिए हमें उसकी एज को कंसीडर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज हेपेटिक डिसफंक्शन। पेशेंट फैक्टर्स में जो थर्ड फैक्टर आता है वो है हेपेटिक डिसफंक्शन। वो ड्रग्स जो लिवर से एलिमिनेट होती हैं, जैसे एथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन हो गई, जो टेट्रासाइक्लिन के टाइप्स में आती है डॉक्सीसाइक्लिन, ये इन ड्रग्स की जो एलिमिनेशन होती है लिवर से होती है, तो फिर इनको देते वक्त प्रिस्क्राइब करते वक्त लिवर फंक्शन का वो हम कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ पुअर परफ्यूजन। नेक्स्ट आता है पुअर परफ्यूजन। इसकी एग्जांपल है जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, तो उनमें जो लोअर लिम्ब में सर्कुलेशन होती है ब्लड की वो कम हो जाती है। तो अगर हमें इन्फेक्शन लोअर लिम्ब में हुई है, कहीं ऐसी इन्फेक्शन साइट है, तो फिर उसकी परफ्यूजन कंसिडर करनी पड़ती है। और बहुत से दूसरे केसेस में होता है कि जीआईटी से उसकी पेनिट्रेशन कम हो रही है, एब्जॉर्प्शन कम हो गई है। ऐसे केसेस में जिसमें परफ्यूजन कम हो रही है, हम ऐसा करते हैं या तो डोज इंक्रीज कर देते हैं या फिर रूट चेंज कर देते हैं, ताकि ड्रग परफ्यूज होकर उसकी इफेक्टिव अमाउंट साइट ऑफ इन्फेक्शन तक तो जा सकेगा। नेक्स्ट आ जाता है एज। एज में किड्स और ओल्ड एज में हमें पता है कि जो रीनल और हेपेटिक फंक्शन इतने डेवलप्ड नहीं होते, कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो इसलिए हम जब भी उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं तो फिर ओल्ड एज और या किड्स के लिए उनकी डोज कम रखी जाती है या फिर एंटीबायोटिक ही दूसरी सेलेक्ट की जाती है। और जो यंग किड्स होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, उनको हम वो नहीं दे सकते ड्रग्स जो उसकी बोन ग्रोथ को या जॉइंट्स को डैमेज करे या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, जैसे टेट्रासाइक्लिन्स होगी, क्विनोलोन्स हो गए, ये उनकी बोन को ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं। लास्ट जो पेशेंट फैक्टर आता है ना, वो है रिस्क ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ड्रग्स को रेजिस्ट कर रहा है, वो रेजिस्टेंट हो गया, तो इसके लिए फिर हमें डिफरेंट जो डिफरेंट थेरेपी देनी पड़ती है। इसकी वजह क्या हो सकती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाने की? इसकी ये हो सकती है कि पिछले 90 डेज़ में आपने कोई और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी ली है, या आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुई है और वहाँ पे उन्होंने आपको कोई ड्रग्स यूज़ करवाई हैं, या आप अब 5 दिन से हॉस्पिटलाइजेशन में हैं। तो इसलिए, या फिर कोई आपको डिजीज़ है जो इम्यूनो सप्रेसिव है, जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही है, तो ये सब काजेज़ हो सकते हैं कि जो वो ऑर्गेनिज़्म है वो मल्टी ड्रग्स को रेजिस्ट कर रहा है। सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में जो लास्ट 2 पॉइंट्स रहते हैं वो ये होता है कि सेफ्टी ऑफ एजेंट हो, कि वो जो एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ हो, जैसे पेनिसिलिन सेफ़ होता है। और जो अनसेफ होता है जैसे क्लोराम्फेनिकोन, वो हम इसके लिए रखते हैं कि जो लाइफ थ्रेटनिंग हो गई, ज़्यादा ही जान को खतरा तो हम यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली हम उसको ऐਵੇਂ ही ना धड़ाधड़ लेते रहें। और जो सेफ्टी है वो इस चीज़ पे जस्ट ड्रग पे डिपेंड नहीं करती, वो पेशेंट पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि वो एक ड्रग जो हमारे लिए सेफ़ है वो ओल्ड एज के लिए सेव नहीं हो सकती, वो रीनल फेलियर के लिए सेव नहीं हो सकती, हेपेटिक डिसफंक्शन में सेव नहीं हो सकती। इसलिए ड्रग और पेशेंट दोनों पे डिपेंड करती है सेफ्टी। नेक्स्ट हम कॉस्ट ऑफ थेरेपी को कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी ड्रग्स जो होती हैं वो डिफरेंट थेरेपीज़ दी जा सकती हैं, डिफरेंट ड्रग्स एक ही चीज़ को वो ट्रीट कर सकती हैं, तो हम कॉस्ट ऑफ थेरेपी कंसिडर कर लेते हैं।